हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का पेपर 25 फ़ेब शिफ्ट 2021। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इनको हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना है इसको। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात है कि हम लोगों को पता है कि जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट में जो है बेंजोइक एसिड है और सेकंड में देख सकते हो आप कि CH3 ग्रुप जो है लगाया हुआ है, पैरा पोजीशन पे अटैच किया है। अगले में जो है उससे जो C ऑप्शन पे जो है NO2 ग्रुप को अटैच किया गया है और लास्ट ऑप्शन में कोई भी जो है ग्रुप जो है अटैच नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो हम लोगों को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों, इसका रीज़न सभी को पता होना चाहिए कि क्यों ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रेजोनेंस क्यों जो है ज़्यादा एसिडिक है। तो सिंपल सी बात है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के में जो है जो रेजोनेंस बनता है उसमें जो रेजोनेंस, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जब एसिडिक करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटोन। जो जितनी आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट्स जब बेंजोइक एसिड जो है डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होकर के कार्बोक्सिलिक आयन की फॉर्मेशन करता है। और जब ये कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, तो वो जो है दैट इज़ यहाँ से H+ आयन निकल रहा है और कार्बोक्सिलेट आयन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो वो जो है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू जो फिनोल है उससे ज़्यादा स्टेबलाइज है। मैं यदि इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ तो स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन नाउ। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसके जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी शिफ्टेड हियर और इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो इसका जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगा तो व्हाट विल हैपन। आप देख सकते हो कि इसमें जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस टाइप से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है बेंजोइक एसिड में, आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स हम लोग फिनोल के बारे में बात करें तो फिनोल में जो होता है दैट विल बी आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट विल हैपन इन फिनोल, कि फिनोल जो है जब H+ आयन को रिलीज़ करता है तो फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है, फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसे आता है। तो जब ये H+ आयन को लूज़ कर रहा है, H+ आयन को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन आ जाएगा फिनोक्साइड आयन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप से ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे जो है दैट विल बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड जो है ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न दिस बॉन्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। ये जो बॉन्ड है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। स्टूडेंट क्या बात हो रही है, आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग कंपेयर करें कार्बोक्सिलेट आयन और यहाँ पे जैसे हम लोग बेंजोइक स्ट्रक्चर जो बेंजोइक एसिड के बारे में देखें या फिर जो बेंजोएट आयन है, या फिर हम लोग बात करें जो फिनोक्साइड आयन है, तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो बेंजोएट आयन जो होता है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो कार्बोक्सिलेट आयन जाता है वो हमेशा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल होल्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो ऑक्सीजन है। आप देख सकते हैं कि एक बार ये वाला ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है और दूसरी बार ये ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। और यदि हम फिनोल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा ईजिली जो है नेगेटिव चार्ज को, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा ईजिली नेगेटिव चार्ज को जो है कैरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो हम लोगों को पता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कार्बोक्सिलिक आयन जो है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। सो दैट इज़ द रीज़न। हमेशा ये बात रहेगी कि जब भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो विच वन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमेशा जो है हमेशा जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू फिनोल। क्योंकि आपको बता दिया मैंने क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक
एसिड जो है वो जो जिससे कार्बोक्सिलेट आयन जो है जो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू किससे, फिनोक्साइड आयन से। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो इसलिए ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्योंकि ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, और फिनोक्साइड में आप देख सकते हैं कि जो कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, इसलिए फिनोक्साइड आयन जो है वो कार्बोक्सिलिक आयन से जो है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जिसकी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो हमेशा जो है स्ट्रोंगर एसिड होगा किससे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो हमेशा जो है एसिडिक होगा वो किससे होगा, फिनोल से होगा। तो अनडाउटफुली आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि यदि मैं ए और डी को कंपेयर करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ए की ज़्यादा होगी और डी की जो है सबसे क्या होगी, कम होगी, है ना। डी की सबसे कम होगी क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दैट इज़ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है फिनोलिक ग्रुप है, और यहाँ पे जो है वो कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। तो अनडाउटफुली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रोंगर एसिड है एज़ कम्पेयर टू फिनोल से, है ना। तो ए जो है ए जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड है और डी जो है तो मतलब उस ए जो है डी से ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा। अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि बी में हम लोग ऑप्शन को देखें तो बी में क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन नाउ। बी में आप देख सकते हैं कि CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो इसका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है और प्लस जो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो शो करता है, जिसकी वजह से जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एक्चुअली में हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपको पता है कि जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है H+ आयन को रिलीज़ करेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, और जब कोई जैसे कि यहाँ पे मिथाइल जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कि यहाँ पे जो एनाइन फॉर्म हो रहा है, जो यहाँ पे एनाइन फॉर्म हो रहा है वो उसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है बाय रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी रिलीज हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट और प्लस जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो रहे हैं उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है। तो इसलिए जो हम लोग बात करें तो और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सी के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो NO2 ग्रुप जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका जो इफेक्ट होगा वो दैट इज़ मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर -M इफेक्ट या फिर माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग या फिर क्या बोल सकते हैं, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग जो नेचर है दैट इज़ ड्यू टू -I इफेक्ट और -M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जब ये ग्रुप जो है लग जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब ये ग्रुप लग जाएगा तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो एनाइन जो होगा दैट विल बी मोर स्टेबलाइज हो जाएगा। ये जो एनाइन फॉर्म हो रहा है आपको पता है कार्बोक्सिलेट आयन जो फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे यदि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया ड्यू टू इट्स -I इफेक्ट एंड माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से जो ये जो एनाइन जो है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो C ऑप्शन होगा। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि C जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद जो हम लोग यदि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो A आएगा, है ना, A आएगा क्योंकि इसमें कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है जो कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करे। और उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट आएगा आप लोगों का जो आएगा B का, क्यों, क्योंकि CH3 ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, इसलिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। और सबसे कम जो एसिडिक होगा स्टूडेंट वो कौन होगा, आप देख सकते हैं वो D होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप है जो कि फिनेट आयन की फॉर्मेशन करेगा, और फिनेट आयन जो है कार्बोक्सिलेट आयन से जो है फिनेट आयन जो है वो रेजोनेंस लेस स्टेबलाइज्ड होता है, और कार्बोक्सिलेट आयन जो है मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रोंगर एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्ट्रोंगर एसिड है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो ऑप्शंस आ रही हैं ये इसका जो है फाइनल रिजल्ट होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक बेंजीन रिंग दी गई है, इसके साथ आपको एक एल्कीन दी हुई है, एल्कीन और H2SO4 की प्रेजेंस दी गई है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कि क्या इसका मेजर प्रोडक्ट होगा।
तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब हम ये जो H2SO4 जो एल्कीन दी हुई है, पहले एल्कीन और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होगा, H2SO4 जो है अपना H प्लस आयन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो जब ये H प्लस आयन को रिलीज़ करेगा तो क्या क्या इफेक्ट होगा, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एल्कीन दे रखी है, जब ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगी तो क्या होगा, ये H2SO4 से H प्लस आयन आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो एल्कीन है, ये H प्लस आयन जो है यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और यहाँ पे भी अटैच हो सकता है। तो आपको पता है कि यदि कहीं पे भी एक जगह पे यदि वो अटैच होगा तो दूसरी जगह पे जो है कार्बोकैटायन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों वे से करते हैं कि क्या होता है। चलो फर्स्ट टाइम मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि चलो यहाँ पे H प्लस आयन जो है वो यहाँ पे अटैच करते हैं यहाँ पे, तो व्हाट इज़ द इफेक्ट। यदि मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है दैट इज़ NO2 है, और ये यहाँ पे जो है यदि इलेक्ट्रॉन को यदि मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी तो H प्लस आयन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, H प्लस आयन यहाँ पे अटैच हो गया, और इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए इस कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट NO2 जो ग्रुप है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन जो है दैट विल बिकम लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इस टाइप में इसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और दूसरी बार में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, दूसरी बार में आप देख सकते हैं कि ये एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं दूसरी वाली कार्बन पे अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये आ गया यहाँ पे ये NO2 ग्रुप, और मैंने अब इस हाइड्रोजन को अटैच कर दिया स्टूडेंट, इस कार्बन के साथ कर दिया अटैच। तो व्हाट इज इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो है दे विल बी ट्रांसफर टू हेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, और यहाँ पे H जो है अटैच हो जाएगा, है ना, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको पता है कि स्टूडेंट जो NO2 ग्रुप जो होता है उसका कौन सा फेड होता है, -I फेड होता है, -I फेड है। तो ये जो -I फेड की वजह से ये जो कार्बोकैटायन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि जो -I इफेक्ट जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है NO2 ग्रुप और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे जो NO2 और पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप डिस्टेंस देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कार्बोकैटायन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, है ना। और अब हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट बात, अब आपको पता है कि ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है, अब ये क्या करेगा, अब इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपकी आ गई बेंजीन रिंग, दिस विल बी योर बेंजीन रिंग, और ये अब यहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग होगा, है ना। तो आपको पता है एरोमेटिक जो हेलोजिनेशन हो गया उसमें भी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में H प्लस आयन बाहर निकलता है और Cl प्लस आयन जो है अंदर आता है हेलोजिनेशन में, है ना। इसी तरह से नाइट्रेशन में भी ऐसा ही होता है कि H प्लस आयन बाहर निकलता है बेंजीन से और NO2 प्लस आता है, दैट इज़ फॉर नाइट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से भी H प्लस आयन निकलेगा बेंजीन से, और आप देख सकते हैं कि ये कार्बन आ गया 1, ये आ गया 2, ये 3 और ये 4, ये फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये कार्बन से अटैच होगा तो इस टाइप से और ये जो NO2 ग्रुप जो है दैट विल बी एट थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना, ये आ गया 1, 2 और 3 पे कौन सा ग्रुप आ गया, NO2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, और ये हमें यही पूछा गया था कि हमें मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप सिंपल सी बात देखिए, आप लोगों ने पहले एल्कीन जो है उसके साथ H2SO4 का रिएक्शन हुआ, H प्लस आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगा, और वो जो कार्बोकैटायन होगा वो बेंजीनिंग के साथ क्या होएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे की वजह से यहाँ पे क्या होएगा, अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल लिया गया है, उसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ हीट किया गया है और मेजर प्रोडक्ट को बताने के लिए बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होगा। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को पहले ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है स्टूडेंट्स आपको ये होगा, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड COOH और COOH। अच्छा, पहले फर्स्ट इंस्टांस में देखें तो ये एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है, तो एक टाइप से एस्ट्रिफिकेशन लग रहा है, पर ये एक्चुअली में जो है एस्ट्रिफिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन नहीं है। हेलो स्टूडेंट, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया और अब ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया और इथाइलिन ग्लाइकोल तो आपको दिए होते हैं, इनके बीच में आपको पता है कि जब इथाइलिन ग्लाइकोल जो अल्कोहल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अल्कोहल से H निकलेगा और ऑक्जेलिक एसिड से OH ग्रुप निकलेगा, अल्कोहल से H और एसिड से OH। तो आप देख सकते हैं एक साइक्लिक एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। ये साइक्लिक एस्टर बन रहा है। ये साइक्लिक एस्टर प्रिपेयर हो गया। और हम लोगों को अब स्टूडेंट ऊपर देखें तो हीटिंग करने के लिए बोला गया है, और हीटिंग भी काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बोला गया है। 210 डिग्री सेल्सियस पे 210 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग के लिए बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये टूट जाएगा, पायरोलिसिस हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फाइनली आप देख सकते हैं कि कहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जो कि इथेन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और जो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल जो है CO2 गैस के वो बाहर निकल जाएंगे और क्या फाइनली बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, इथेन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो आप देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि आंसर में कौन सी चॉइस जो इसके साथ मैच कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, सीक्वेंस आपको बताना है। तो चॉइस तो मैंने लिखी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका आंसर होने वाला है ना। तो सबसे पहली बात है कि बेंजीन आपको दे रखी है स्टूडेंट्स। तो बेंजीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है, NO2 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर रखा है और प्रोडक्ट में जो है ब्रोमीन ग्रुप जो है अटैच किया हुआ है। तो हम लोगों को देखना है कि ये रिएक्शन का क्या सीक्वेंस होगा, इस रिएक्शन का क्या सीक्वेंस होगा। हम लोग पहले NO2 को तो अटैच कर नहीं सकते क्योंकि ये इनका जो है माइनस आई इफेक्ट है, ब्रोमीन का भी माइनस आई इफेक्ट है जो कि बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा। तो हम लोगों का फर्स्ट जो स्टेप होगा वो उसमें बेंजीन को हम लोगों को एक्टिवेट करना चाहिए, और ये जो इथाइल ग्रुप है आप देख रहे हो कि ये बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है कि यहाँ पे जो है हम लोग बोल सकते हैं कि पहले स्टेप में इथाइल ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। तो इसको तो हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग, बेंजीन ले ली हम लोगों ने। तो इसको हम लोग सबसे पहले ट्रीट कराएंगे स्टूडेंट्स। ये आपको पता है C2H5 ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इसको ट्रीट कराएंगे C2H5 से ट्रीट कराएंगे, इथाइल ब्रोमाइड से ट्रीट करवाएंगे। तो आपको पता है कि ये जो है हैलोजन कैरियर लिविस एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया FeBr3, और जब FeBr3 जो है FeBr3 जो है रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये एल्काइल हैलाइड को पोलराइज कर देता है और इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। इलेक्ट्रोफाइल बना देगा तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इस पे जो चार्ज आएगा प्लस डेल्टा आ जाएगा,
और यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी माइनस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है, दिस इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है वो उस पर जो ये जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। बेंजीन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसके ऊपर क्या कर रही है, अटैक कर रही है। तो व्हाट विल हैपन, आपको पता है कि बेंजीन से ये जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बेंजीन से H+ साइन निकल जाएगा और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, C2H5 ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। C2H5 ग्रुप जो है अटैच हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो जो है ब्रोमीन के साथ जो है ये वाला हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जो है वो अटैच हो रखी है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन के साथ हेलोजिनेशन रिएक्शन है, आपको पता ही है कि हेलोजिनेशन है और Fe आयरन की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। तो ब्रोमीन जो है अब कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पे। आपको पता है ये जो इथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब ब्रोमीन या तो ऑर्थो पैरा पे या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे। तो ब्रोमीन आपको पता है स्टूडेंट ये बल्कि ग्रुप है, इसलिए ये जो ब्रोमीन जो होगा वो पैरा पोजीशन पे क्या होगा, अटैच होगा। सो दैट इज द रीज़न ये ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे आ गया, पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया। स्टूडेंट अब जो है फर्दर हम लोग देख रहे हैं कि जो है NO2 ग्रुप आ रहा है, NO2 ग्रुप आ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो NO2 ग्रुप जो आता है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू आता है, वो नाइट्रेशन रिएक्शन होता है HNO3 नाइट्रेशन में और H2SO4 की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग इस स्टेप में नोट करेंगे कि NO2 ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, कौन, ये जो आप देख सकते हैं कि दो ऊपर बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप्स अटैच हो रखे हैं, एक जो है वो ब्रोमीन है और एक दूसरा जो है इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आपको पता है, और जो ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I फेड लगेगा। तो ये बेंजीन को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि C2H5 जो है तो मतलब ये जो C2H5 जो है डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को कि वो इनकमिंग ग्रुप जो है वो कहाँ पे आए। तो NO2 ग्रुप जो है आपको पता है कि C2H5 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहाँ पे इंक्रीज करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। पर आप देख सकते हैं कि पैरा पोजीशन जो है ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, पैरा पोजीशन जो है ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो जो इनकमिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट इज NO2+ आएगा, वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली इस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये ब्रोमीन जो है पैरा पोजीशन पे और जो नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज एट जो है ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। और स्टूडेंट ये जो इसके बारे में बताना चाहता हूँ पिछले वाले स्टेप के बारे में कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो Br+ आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो C2H5+ आ रहा है, सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो Br+ आ रहा है, और थर्ड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है दैट इज NO2+ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में कौन कौन से रीजन का यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले जो है C2H5Br का यूज़ हुआ, और दूसरे स्टेप में जो है Br2 और Fe का, और थर्ड स्टेप में जो हो रहा है वो HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस हो रही है, जिसकी वजह से ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं कि इसमें एल्कीन ली गई है, हाइड्रोजन और कार्बन CO ग्रुप, और कैटलिस्ट जो है रोडियम की प्रेजेंस दी हुई है RH, और आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट ये जो है एक हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन है, या दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सो प्रोसेस बोलते हैं, जो कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की जाती है किसके थ्रू, एल्कीन से एल्डिहाइड की प्रेपरेशन का मेथड है, एल्कीन से एल्डिहाइड बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि जो एल्कीन होती है, हाइड्रोफॉर्मेशन नाम से क्लियर है, जैसे कि एल्कीन जो है, जब हम लोग एल्कीन लेते हैं तो हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन और फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन होता है। हाइड्रोजन और फॉर्मिल ग्रुप कौन सा होता है, फॉर्मिल ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। हाइड्रोजन और फॉर्मिल ग्रुप जो है एल्कीन में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इसलिए इसको हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरी जगह पे कार्बन के साथ जो है फॉर्मिल ग्रुप दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा। और उसमें जो कार्बन जो है, जितने कार्बन एल्कीन में होते थे उससे एक कार्बन की इंक्रीज हो जाती है। और
कैसे इस रिएक्शन को पहचान सकते हैं? इसको पहचानने का एक मेथड है कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो नंबर ऑफ कार्बन जो है एटम जो है दैट विल बी इंक्रीज कर जाएगा, जितनी एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम है उससे कार्बन एक ज़्यादा होगा, और इसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि टोटल कार्बन कितने हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल कार्बन चेन में जो कार्बन है 1 2 3 और 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट में से ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट, जिसमें कार्बन जो है 5 होने चाहिए और एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो फर्स्ट जो आंसर में देख सकते हैं कि हम लोग कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड एक नेमिंग रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सो प्रोसेस, दैट इज द मैन्युफैक्चर करने के लिए एल्डिहाइड को मैन्युफैक्चर करना है किससे, एल्कीन से। तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। यदि आप सेकंड चॉइस पे जाओ तो आप देख सकते हैं अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोफॉर्मेलेशन में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, तो सेकंड जो है चॉइस वैसे रिजेक्ट हो रही है। और थर्ड में आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप तो डेफिनेटली है, पर इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कार्बन की इंक्रीज़ होती है, इसलिए ये थर्ड आंसर जो है वो भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन में आपका CO कीटोनिक ग्रुप है, तो इसलिए ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ये कैटलिस्ट जो है हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन करता है, जिसमें जो है जितने एल्कीन के कार्बन होते हैं उससे एक कार्बन बढ़ जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस होती है ना। जैसे यहाँ पे एल्कीन के में 4 कार्बन थे और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन होंगे और एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसमें प्रेजेंट है। तो सो दैट इज़ द रीज़न फर्स्ट इज जो है इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आप फिर खुश हो गए होंगे कि ये अभी एक पूछा गया था 25 और आई थिंक 24 को पूछा गया था ये सेशन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसी द्वारा फिर इसी टाइप से में रिपीटेड हो रहा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देख कर पढ़ लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको देख रहे हैं हम लोग, NH2 ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड प्रोडक्ट 3 वुड नॉट फॉर्म, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, ये बोलना चाहता है कि ये थर्ड जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होगा। स्टूडेंट तो ये आप समझ गए होंगे कि अभी आप लोगों ने पहले पेपर में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो NH2 जो एनिलीन है वो जब एसिडिक मीडियम में जो है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, याद है सभी को, एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। एनिलीनियम आयन बनता है जो कि इसका जो है -I इफेक्ट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एनिलीनियम आयन जो है बेंजीन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। और डीएक्टिवेट करने की वजह से जो है डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे कम हो जाती है और इनकमिंग ग्रुप जो है दैट विल बी अटैच एट मेटा पे। तो ये इसकी वजह से जो है मेटा प्रोडक्ट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ टोटली रॉन्ग है, कि ये बोल रहा है कि 3 वुड नॉट फॉर्म। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो है थर्ड प्रोडक्ट जो है डेफिनेटली फॉर्म होगा, और इसकी जो परसेंटेज होती है थर्ड वाले प्रोडक्ट की वो 47% होता है स्टूडेंट्स, 47% होता है। कितना परसेंट होता है? 47%। ये 47% है। और ऑर्थो की सबसे कम परसेंटेज होती है, ऑर्थो की जो है दैट इज़ 2% होती है। और जो पैरा जो होता है दैट इज़ कितना होता है? 47% तो होता है ये पैरा नहीं सॉरी पैरा जो है दैट इज़ 51% होता है। सॉरी, जो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 51%। जो पैरा है वो 51% सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट होता है। किसका? पैरा वाला के जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड ऑप्शन पे, रिएक्शन इज़ पॉसिबल। हाँ, ये रिएक्शन पॉसिबल है ये बोलना चाहता है। एंड 2 इज़ द मेजर प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि 2 जो 2 है ये वाला जो सेकंड जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और उसकी जो परसेंटेज होती है वो 51% होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है प्रोडक्ट 3 इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लोज बेसिक है, पर ये 3 जो है मेजर प्रोडक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है 47% है। तो इसलिए जो सेकंड इज़ द मेजर प्रोडक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन जो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सल्फोनेशन टेक्स प्लेस रैदर देन नाइट्रेशन। सल्फोनेशन कैसे हो सकता है? ये नाइट्रेशन ही होगा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन जो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग।
तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है दैट इज सेकंड ऑप्शन होगी। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया है, अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज इज, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज का स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज इज कि क्या स्ट्रक्चर होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, जब हम लोग माल्टोज जो है दैट इज़ डाइसैक्राइड है, आप वही बात हो रही है जो पिछले पेपर में जो था, लास्ट पेपर में लैक्टोज के बारे में पूछा गया था, लैक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया होता, लिंकेज वगैरह के बारे में कि कौन सा लिंकेज है दोनों के बीच में, कौन जो दो मोनोसेक्राइड है वो किस लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि माल्टोज का आपको जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज का स्ट्रक्चर जो फाइंड आउट करो। तो मैं सीधे आंसर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये स्ट्रक्चर बना है। तो माल्टोज जो है आपको पता है, जो है माल्टोज जो है डाइसैक्राइड है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो स्टूडेंट्स हमें 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलती हैं। तो ये आ गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और दूसरा भी 2 यूनिट्स जो है वो किसकी मिलती हैं हम लोगों को, अल्फ़ा डी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलती हैं जब जो है माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होने पे जो है 2 आपको अल्फ़ा डी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलती हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा और अल्फ़ा डी ग्लूकोज में क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा और बीटा में क्या फ़र्क है। एक्चुअली में अल्फ़ा और बीटा जो है दोनों जो है एनोमर्स होते हैं। जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है उसमें जो OH ग्रुप जो होता है दैट इज़ ऑन द राइट साइड होता है, और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उसमें OH ग्रुप जो दैट इज़ लेफ्ट साइड पे होता है। तो OH ग्रुप जो है राइट साइड पे है, इसलिए यहाँ पे OH ग्रुप जो है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कोल्ड, इसको हॉवर्थ प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन है, और ये पायरनोज रिंग के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पायरनोज के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पायरनोज जो है दैट विल बी 6 मेंबर रिंग होती है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबरिंग मैंने बता दी। बीटा में क्या फ़र्क होता है, बीटा में आपको पता है यहाँ पे OH ग्रुप जो है आपको ये OH ग्रुप जो है ऊपर होना था और H जो है नीचे होना था, ठीक है। तो H ग्रुप जो है ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो है जो माल्टोज जो है दैट इज़ तो 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, और ये 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो यूनिट्स हैं वो किसके थ्रू अटैच होती हैं, इनमें जो होता है 1 और 4th पोजीशन पे एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, और दूसरा जो है दैट इज़ कोल्ड, दूसरा जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है उसका 4th कार्बन। तो 2 मोनोसेक्राइड जो हैं वो जुड़े हैं, किसके थ्रू जुड़े हैं, ऑक्सीजन एटम के। और ये जो लिंकेज है दैट इज कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो 2 मोनोसेक्राइड जो है ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ी होती हैं, और जो ये लिंकेज जो है दैट इज कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में जो है ये जो सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन आना था, यहाँ पे जो है दैट विल बी, ये ऑक्सीजन आना था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है ना। ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन होता है दैट इज उसको 1 लेते हैं, उससे जो नेक्स्ट है 2 3 4 ये वाला 5, और उससे ऊपर जो होता है दैट इज कोल्ड उसको 6 कार्बन है ना, ये वाला 6 कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्लूकोज का जो है 4th कार्बन है, और दूसरे ग्लूकोज का जो है वो आप देख सकते हैं कि 1st कार्बन है ना। और ये कैसे जुड़े हैं, बाय एलिमिनेशन, मतलब ये इसका यहाँ पे OH होता था और यहाँ पे भी क्या होता था, OH। तो वाटर एलिमिनेशन हो जाता था, और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की क्या होती थी, फॉर्मेशन होती थी। तो ये स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर जो है समझा दी है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि COOH जो है फंक्शनल ग्रुप जो है कितने कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो है सल्फोनिलिक एसिड के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, सल्फोनिलिक एसिड आप सभी को पता है कि सल्फोनिलिक एसिड कैसे होता है, ये होता है सल्फोनिलिक एसिड। सल्फोनिलिक एसिड ये हो गया, नीचे होता है SO3H ग्रुप सल्फोनिक, और ऊपर जो होता है NH2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सल्फोनिलिक एसिड में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है नहीं है, COH ग्रुप जो है नहीं है प्रेजेंट। पिक्रिक एसिड के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, ये होता है पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड है। तो उसमें भी आपको पता है कि पिक्रिक एसिड में भी जो है आपका COOH ग्रुप जो है कार्बोक्सिल जो ग्रुप है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं कि पिक्रिक एसिड में भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप जो प्रेजेंट नहीं है। और नेक्स्ट आ गया आप लोग एस्प्रिन, तो बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है, एसिटल सैलिसिलिक एसिड या 2 एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको, COOH, और ये आ गया OCOCH3।
तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एस्प्रिन में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COH ग्रुप जो है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है। और नेक्स्ट जो बात करें एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड के बारे में बात करें तो स्टूडेंट इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है इस कंपाउंड का। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इसमें भी जो है दैट इज़ OH ग्रुप जो है प्रेजेंट। कार्बोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही कंपाउंड है जिसमें एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है एक ऐसा कंपाउंड है, एस्प्रिन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो है COH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COOH ग्रुप जो है दैट इज़ प्रेजेंट है। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्बाइल एमीन टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है, हम लोगों को पता है। कार्बाइल एमीन टेस्ट जो है दैट इज़ एलिफेटिक एंड प्राइमरी एमीन जो है जब उसको क्लोरोफॉर्म होता है दैट इज़ CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। किसको हीट किया जाता है, प्राइमरी एमीन्स को, प्राइमरी एमीन्स या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। तो जब इसको वार्म किया जाता है तो इसमें एक अनप्लीजेंट और फाउल स्मेल आती है और क्या फॉर्म करता है, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड क्या होता है, दैट इज NC होते हैं। तो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। तो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, यू कैन टू से दैट प्राइमरी एमीन्स गिव दिस टेस्ट, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये एक टाइप से एक टेस्ट है जिसको डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी एमीन्स को किससे, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन से डिस्टिंग्विश करने का एक मेथड है। ओनली प्राइमरी एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो है गिव दिस टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो आइसोसाइनाइड जो है दैट इज़ ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन है ना। तो ये राइट आइसोसाइनाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो दैट वाज कार्बाइल एमीन टेस्ट जो कि जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है प्राइमरी एमीन्स को सेकेंडरी और टर्शरी से। क्यों, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन जो है दे विल डू नॉट गिव दिस टेस्ट। और उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट ये था 25 Feb को जो क्वेश्चन पेपर आया था शिफ्ट 2 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को मैंने डिस्कस कर दिया। और अब जो बचे हुए पेपर हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।